नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मुरारी पांडे। आप देख रहे हैं ज्योतिष का पाठशाला। आज पाठशाला का दूसरा दिन है और आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के द्वादश भावों के बारे में। आप सबको पता होगा कि जब भी हम कुंडली देखते हैं तो हमारे पास एक चित्र बना हुआ होता है, उसमें अलग अलग खाने होते हैं, अलग अलग नंबर उसमें डले हुए होते हैं। उसका बड़ा रहस्य है क्योंकि वो जो 12 घर होते हैं, जो खाने होते हैं, उसको भाव भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं। तो जो घर होते हैं 12, उसमें जीवन से जुड़े हुए जो भी हमारा प्रश्न होता है इन्हीं 12 घरों के अंदर छिपा हुआ रहता है। आज हम उसी को डिकोड करेंगे कि कौन से घर से हम क्या विचार करते हैं, कौन सा घर शुभ होता है, कौन सा घर अशुभ होता है। इन सारी चीजों पे अभी हम चर्चा करेंगे। आइए अब आपको हम डिटेल्स में समझाते हैं। जब भी हम कुंडली देखते हैं ना, तो इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आती है। इसको हम बोलते हैं, खासतौर पे जो ये घर बना हुआ है इसको हम बोलते हैं लग्न कुंडली। कुछ लोग इसको जन्मांग चक्र भी बोलते हैं। तो जब लग्न कुंडली के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें 12 घर होते हैं। जैसे पहला घर ये हो गया, इसको हम पहला घर बोलेंगे। दूसरा घर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां और 12वां। ये 12 घर होते हैं। आपको मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि आप ये नंबर देख रहे होंगे 11, 12, फिर 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो नंबर होते हैं ना, वो लग्न के हिसाब से निर्धारित होते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म जिस लग्न में होगा वही यहाँ पे पहले अंकित होगा। इसको हम लग्न भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ल का मतलब लग्न, यानी कि पहला जो घर होता है उसको हम लग्न बोलते हैं। ये घर कभी नहीं बदलता है। पहला घर सदैव यही रहेगा, दूसरा घर यही रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी हमने नंबर दिए हैं ये घर यही रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो नंबर होते हैं ना 11, 12, वो बदलते रहते हैं। किसी में यहाँ पे 1 लिखा होगा, किसी का 2 लिखा होगा, किसी का 3 लिखा होगा। तो 1 से लेकर 12 लग्न में जो व्यक्ति जब पैदा होता है उसका यहाँ पे अंकित हो जाता है। तो लग्न यानी कि जो राशि होती है वो बदलती रहती है, लेकिन जो घर होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो कभी भी नहीं बदलते हैं। पहला घर जब भी हम बात करेंगे तो इसी घर से बात करेंगे। 7वें घर के बारे में जब भी बात करेंगे तो इसी घर की बात करेंगे। चाहे इसमें अभी 5 है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी 1 से लेकर 12 तक की संख्या में हो सकता है। क्लियर? घर कभी भी नहीं बदलता है। अब हमें ये देखना है कि हर घर का कुछ अलग अलग महत्व होता है, हर घर का अलग अलग नाम है। हर घर कोई शुभ होता है, कोई अशुभ होता है, कोई अति अशुभ होता है। अब यहाँ पे समझेंगे कौन सा घर क्या कहलाता है, कैसा होता है। ठीक है, ये हो गया पहला घर। ये हो गया पहला घर। जैसा मैंने पहले बताया, पहले घर से हम शरीर के बारे में विचार करते हैं, यानी स्वास्थ्य, शरीर के बारे में हम पहले घर से विचार करते हैं मुख्य रूप से। बाकी जिसमें इसको लग्न स्थान, जैसा मैंने बताया, लग्न बोलते हैं, स्वामित्व बोलते हैं, रूप, रंग, शरीर, यश, अपयश, पूर्वज, सुख, दुख, आत्मविश्वास, अभिमान, ये सारी चीजें देखा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इसको हम शरीर का विचार पहले घर से देखते हैं। दूसरे घर से जो दूसरा स्थान है, दूसरा घर है, इससे हम 2 चीज मुख्य रूप से देखते हैं। पहला देखते हैं धन और दूसरा देखते हैं वाणी। वाणी का मतलब क्या? वाक पटुता। कई बार क्या होता है, कोई लोग मीठे बात बोल के भी अपना काम करवा लेते हैं। कई बार अच्छा भी बोलते हैं, हमारे अच्छे के लिए भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे कटु वाणी, ऐसे जहर जैसा शब्द बोलते हैं कि आदमी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उससे वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाती है। तो वाणी का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसा कहा गया है कि वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। तो दूसरे घर से हम वाणी का विचार करते हैं। और धन का, धन संपत्ति कैसा रहेगा उसका विचार हम दूसरे स्थान से करते हैं। यह है तीसरा स्थान। तीसरे स्थान से हम देखते हैं मुख्य रूप से पराक्रम, मतलब आत्मबल, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा, कितना हम अंदर से मजबूत रहेंगे या बहुत कमजोर रहेंगे। बहुत से लोग परिस्थितियां बस कई बार कमजोर इतने होते हैं
वो टूट जाते हैं और कई लोग उसको परिस्थितियों के बाद निखर जाते हैं। तो जो टूटना और निखरना जो अंदर से जो स्थिति पैदा करता है वो तीसरा घर। यदि तीसरा घर मजबूत है, अच्छा है, उसमें मंगल यदि बैठे हैं तो आपको बहुत आत्मबल से भरा हुआ बनाएंगे। आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति आपके अनुकूल हो या ना हो, आप उस परिस्थिति से लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। तो तीसरे घर से हम देखते हैं पराक्रम, और दूसरा क्या देखते हैं भाई बहन। भाई के साथ या बहन के साथ कैसा संबंध रहेगा, कैसा व्यवहार रहेगा, वो हम तीसरे घर से विचार करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे घर से। चौथा घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें भौतिक सुख सुविधा का विचार किया जाता है, यानी कि लग्जरियस लाइफ में अच्छा मकान हो गया या गाड़ी हो गया, वाहन इत्यादि हो गया, जो विचार करते हैं हम चौथे घर से। और एक चीज और, माता का, माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता के साथ संबंध कैसा रहेगा, इन सारी चीजों का, माता का सुख हमें कितना मिलेगा, ये हम चौथे घर से विचार करते हैं। अब आता है पांचवा। पांचवा भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान ज्योतिष में माना जाता है। पांचवे से हम शिक्षा का विचार करते हैं। हमारी जो बेसिक शिक्षा होती है, उच्च स्तर की शिक्षा हम सातवें घर से देखेंगे, लेकिन बेसिक शिक्षा जो होती है वो पंचम स्थान से हम विचार करते हैं। शिक्षा, संतान, संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान कितनी होगी, कब होगी, शादी के बाद संतान में विलंब का योग है कि जल्दी योग है, जो भी विचार करेंगे हम संतान से संबंधित, वो पांचवें स्थान से। और एक चीज और संतान पांचवें घर से हम विचार करते हैं, वो है प्रेम संबंध। हमारा प्रेम कैसा रहेगा, हम किसी से प्रेम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हम किसी से प्रेम करते हैं वो हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, प्राप्त होगा या नहीं होगा, कि एक तरफा प्यार होगा। इन सारी चीजों का विचार हम पांचवें घर से करते हैं। अब है छठा स्थान। छठे स्थान से मुख्य रूप से ऋण, रोग और शत्रु का विचार करते हैं। ऋण का मतलब आप सब जानते हैं कर्ज। हमारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि हमें कर्ज लेना पड़े। कर्ज लेना कोई बहुत बड़ी दिक्कत या बहुत बुराई की चीज नहीं है, लेकिन हाँ, कर्ज को वापस हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका विचार हम छठे घर से करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम किसी से मदद के रूप में हम उधार ले लेते हैं, लोन इत्यादि ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, लेकिन हम समय पर नहीं दे पाते, हमारा वचन गलत साबित हो जाता है और जिस वजह से हमें मान सम्मान की भी हानि पहुंचती है। तो कर्ज का विचार हम छठे घर से करते हैं। शत्रु का विचार भी हम छठे घर से करते हैं। हमारे शत्रु कौन होंगे, कितने होंगे, हम शत्रु के ऊपर हावी होंगे कि शत्रु हमारे ऊपर हावी रहेंगे, इसका विचार हम छठे घर से करते हैं। गुप्त शत्रु का भी विचार हम छठे भाव से करते हैं। गुप्त शत्रु वैसा होता है जो हमारे साथ तो रहता है, लेकिन हमारे दूसरे विपक्षी लोगों से या शत्रुओं से मिला हुआ होता है, वो भी एक प्रकार का शत्रु ही कहा जाता है, उसको गुप्त शत्रु बोलते हैं। तीसरा, बीमारी, रोग, कष्ट, इसका भी विचार हम छठे भाव से करते हैं। अब हम बात करेंगे सातवें घर से। सातवें घर से हम क्या विचार करते हैं? सातवें घर से सबसे पहले हम विचार करते हैं जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का। यदि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का विचार हम सातवें घर से करते हैं, और किसी कन्या का कुंडली है तो पति का विचार हम सातवें घर से करते हैं। यानी कि लाइफ पार्टनर का जो हम विचार करते हैं वो सातवें घर से करते हैं। दूसरी चीज हम सातवें घर से देखते हैं साझेदारी में काम, यानी कि जब हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो यदि हम पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनरशिप का विचार हम सातवें घर से करेंगे। सातवें घर से हम, जैसा मैंने पहले बताया कि उच्च शिक्षा का भी विचार हम सातवें घर से करते हैं। अब हम बात करेंगे आठवें स्थान से। आठवां स्थान आयु और मृत्यु का स्थान होता है। ये भी अशुभ भाव में इसकी गिनती होती है। बताएंगे आगे कौन से अशुभ भाव होते हैं, कौन शुभ भाव होते हैं। आठवें घर से हम आयु का और मृत्यु का विचार करते हैं। अब हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस, यानी कि नवम स्थान का, नौवें घर का। नवम घर से मुख्य रूप से भाग्य का भाव कहा जाता है, भाग्य का स्थान कहा जाता है। लक पॉइंट, कि हमारे जीवन में भाग्य साथ देगा या नहीं देगा,
बहुत से ऐसे आप सुनते होंगे या बहुत से लोग कहते हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मेरा भाग्य साथ नहीं देता है। लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई ऐसी अड़चन, व्यवधान या दिक्कतें आ जाती है कि अच्छे अच्छे मौके हमारे हाथ से फिसल जाते हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, इसका विचार हम कहाँ से करेंगे? 9th हाउस से। यदि 9th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो आपका भाग्य साथ देगा। यदि अशुभ ग्रह बैठे हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, इन अशुभ ग्रह बैठे हैं या कोई ग्रह नीच के हैं, तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, उसमें समस्याएं आएंगी। अब हम बात करेंगे दशम स्थान का। इसको मुख्य रूप से कर्म स्थान बोला जाता है, यानी कि कैरियर का। कैरियर चाहे वो आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, या जो भी आप काम करते हैं वो आपका दशम भाव से ही विचार किया जाता है। दशम भाव से पिता का भी विचार किया जाता है। जैसे चौथे घर से माता का विचार करते हैं, वैसे ही 10वें घर से पिता का विचार करते हैं। पिताजी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनके साथ वैचारिक मतभेद रहेगा या विचारों का अच्छा समन्वय रहेगा, इसका विचार हम 10वें भाव से करते हैं। अब हम बात करेंगे एकादश भाव का। ये बहुत अच्छा भाव होता है। इसे केवल एक ही चीज देखा जाता है, वो होता है लाभ। मुख्य रूप से लाभ का विचार हम एकादश भाव से करते हैं। और 12वां जो स्थान होता है, द्वादश स्थान, इससे हम देखते हैं हानि। हानि यानी कि लॉस। दूसरा चीज ये भी देखते हैं विदेश यात्रा। 12वें घर से हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं। 12वें घर से हम कोर्ट कचहरी का भी मामला देखते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए। कोई कोर्ट में मामला है आपका, तो आपके हक में आएगा या नहीं आएगा, इसका विचार भी हम 12वें घर से देखते हैं। तो मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि इन 12 स्थानों से हम क्या क्या विचार करते हैं। अब इन 12 स्थानों में बताऊंगा कि कौन सा स्थान शुभ है और कौन सा स्थान अशुभ है। देखिए, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इसको यहां लिख देते हैं। यानी कि केंद्र है, सेंट्रल, ये बीच का है ना, ये किनारे हैं, ये किनारे है, ये 2 घर किनारे है, ये किनारे है, लेकिन ये जो 4 घर है ये है सेंटर में। इसलिए चारों को हम क्या बोलते हैं? केंद्र। इन चारों को हम केंद्र बोलते हैं और ये शुभ होता है। यदि केंद्र में अगर आपका कोई ग्रह ज्यादा से ज्यादा बैठे हैं तो शुभ फल देते हैं। आगे हम इसके विस्तार के बारे में बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप समझिए कि जो पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये 4 घर को हम केंद्र कहते हैं। अब देखिए, 6, 8 और 12, ये 3 स्थान जो होते हैं मुख्य रूप से ये अशुभ स्थान माने गए हैं। इसको 6, 8, 12 को छठे भाव क्या लेते हैं? ऋण, रोग, शत्रु। 8वें घर से आयु और मृत्यु और 12वें घर से हानि, नुकसान, लॉस। तो ये तीनों से अशुभ चीज देखते हैं, इसीलिए तीनों ये अशुभ होते हैं। इसीलिए यहां लिख देता हूं 6, 8 और 12 ये अशुभ है। ठीक है। अब आप समझिए पंचम और नवम, 5वां और 9वां स्थान, इसको त्रिकोण बोलते हैं। ये त्रिकोण में है, ये त्रिकोण होता है। त्रिकोण ये भी है, लेकिन इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्यों नहीं शुभ है और ये क्यों शुभ है, इसको मैं आगे बताऊंगा मैं। तो 5वां स्थान और 9वां स्थान, इसको त्रिकोण बोला जाता है और एक केंद्र से भी ज्यादा शुभ होता है। केंद्र जो 1, 4, 7, 10 है, वो केंद्र उससे भी ज्यादा शुभ 5वां और 9वां घर होता है। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 5 और 9 ये होते हैं त्रिकोण। ठीक है। अब देखिए, दूसरा घर और 7वां घर, 7वां घर केंद्र में भी है और दूसरा 7वां मारक स्थान। मारक, अब यहां पर बहुत समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान देने की बात है। क्या कि दूसरे घर को
और सातवें घर को मारक स्थान क्यों बोला जाता है? पहले आप मारक का अर्थ समझिए। मारक का मतलब होता है मारने वाला, यानी कष्ट देने वाला, दुख देने वाला। आप कहेंगे कि आपने इसका सातवें को केंद्र में बोला है, केंद्र में बोला है यानी कि शुभ है और मारक स्थान भी, इसलिए दूसरे और सातवें घर को मारक बोला जाता है। इसका तात्पर्य क्या है ये समझेंगे तो फिर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे। दूसरे घर से मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं? धन और वाणी। और सातवें घर से मुख्य रूप से क्या देखते हैं? पत्नी का विचार करते हैं, जीवन साथी का विचार करते हैं। आप इतिहास देखिए, ये केवल 3 वजह से ही दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, महायुद्ध हुए हैं, वो चाहे महाभारत हुए हैं, रामायण हुए हैं, ये इन्हीं 3 ही वजह से हुए हैं। या तो धन को लेके, या शब्द को लेके। शब्द भेदी ऐसा बाण होता है जो मतलब वो तलवार तो एक बार काटेगा तो उसका घाव भर जाएगा, लेकिन बोलते हैं कि बाणी का घाव होता है ना, वो कभी नहीं भरता है। यानी कोई गलत बोल दिया, किसी को गाली दे दिया, किसी को अपशब्द बोल दिया, किसी का अपमान कर दिया, तो युद्ध होता है, महायुद्ध होता है। और स्त्री, आप देखेंगे ये भी एक लड़ाई का, युद्ध का कारण स्त्री होती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में इन 2 स्थानों को मारक बोला जाता है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे घर का और 11वें घर का। तीसरा घर अशुभ होता है, आपको बता दो, तीसरा घर अशुभ होता है। तीसरा घर अशुभ क्यों होता है ये आप समझिए। 8वां घर अशुभ होता है और अष्टम से अष्टम, मानी 8वें स्थान से 8वें स्थान में तीसरा स्थान पड़ता है। यहां से हम 8 गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टम से अष्टम जो भाव होता है वो भी अशुभ होता है, क्योंकि ये अशुभ है इसलिए वो भी अशुभ है। इसलिए पंचम से पंचम ये भी शुभ है, और 1 2 3 4 5 9वां भी शुभ है, 5वां भी शुभ है, 9वां भी शुभ है। और यहाँ से 5 गिनेंगे तो पहले स्थान में चला जाएगा केंद्र में, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से 5 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। तो पंचम से पंचम शुभ हो गया और अष्टम से अष्टम अशुभ हो गया। तो अष्टम में भाव होने की वजह से तीसरा भाव भी अशुभ हो गया। अब बात करेंगे 11वां स्थान, इसको शुभ में गिनेंगे या अशुभ में। इस 11वें भाव को शुभ अशुभ दोनों में गिनती होती है, क्योंकि छठे से छठा स्थान है, इसीलिए ये अशुभ हो गया। क्योंकि इससे लाभ देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, इसलिए शुभ हो गया। तो ये जो होता है ना, 11वां घर होता है वो सम होता है। इसको ज्योतिष शास्त्र में सम भाव बोलते हैं, न शुभ होता है न अशुभ होता है। आप समझ गए होंगे कि कौन से घर से क्या देखते हैं, कौन से घर शुभ होता है, कौन से घर अशुभ होता है। और उम्मीद करता हूं कि आज की जो पढ़ाई है आपको समझ आई होगी। यदि आपको कहीं पर भी कोई समझना हो, डाउट हो, डाउट को हम क्लियर करें।